अमेज़न वर्षावन के बीचों बीच एक इतनी विशाल गुफा है कि उसे देखकर कोई भी तर्क नहीं कर सकता। 2000 फीट तक फैली ये सुरंग इतनी बड़ी है कि कोई इंसान आसानी से इसके अंदर घूम सकता है। इसकी दीवारों पे गहरे रहस्यमयी पंजों के निशान हैं, लेकिन ये तो बस एक है। अगर आप ब्राजील के दक्षिण में जाएं, तो आपको ऐसी ही 500 से ज्यादा गुफाएं मिलेंगी, जिनमें छोटे छोटे बिलों से लेकर विशाल रास्ते तक शामिल है। ये कोई आम डरावनी चमगादड़ों से भरी गुफाएं नहीं है। शोधकर्ता इन्हें पैलियोब्रो कहते हैं, जिन्हें प्राचीन भूमिगत संरचनाएं भी कहते हैं, जिन्हें इतने विशालकाय जीवों ने खोदा था कि आधुनिक हाथी भी छोटे लगते हैं। जिस भी जीव ने ये सुरंगें खोदी, उन्होंने 800 हाथियों जितनी मिट्टी उखाड़ दी। मुझे पता है ये अब भी एक सामान्य गुफा जैसी ही दिखती है, लेकिन विशेषज्ञों ने देखा कि यह गुफा इसलिए खास थी क्योंकि इसकी दीवारें बहुत साफ सुथरी और गोल थीं और फर्श बहुत चिकना था। इसके अलावा पानी या कटाव से खुदाई की शक्ति के ऐसे कोई निशान नहीं मिलते। ब्राजील की ये गुफाएं इस धरती पर जानवरों की गतिविधियों का सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड है। यह ऐसा है जैसे आप किसी प्रागैतिहासिक घर में अचानक पहुंच गए हो, जो कारों के आकार के जीवों द्वारा बनाया गया हो। इस रहस्य को सुलझाने के लिए शोधकर्ताओं ने दीवारों पर खरोंच के निशानों का विश्लेषण किया और पाया कि ये निशान शायद विशाल जमीनी स्लॉथ वैलजिप्स नामक एक प्रजाति द्वारा बनाए गए थे, जिनका वजन लगभग 9000 पाउंड हो सकता था और जो आपके औसत वार्षिक भोजन को लगभग 3 दिनों में खा जाते थे। विशाल होने के बावजूद ये जानवर जमीन से नहीं टकरा सकते थे। अगर उन्हें इतनी लंबी सुरंगें खोदनी होती थीं, तो उन्हें समूहों में काम करना पड़ता था। यही कारण है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि कई स्लॉथ एक ही सुरंग में रहते थे और मिलकर उसे खोदते थे। यहां तक कि कुछ विशाल आर्मडिलो ने भी खुदाई में मदद की होगी। आखिरकार वे बेहद कुशल उत्खनन करता थे और वहां रहते भी थे। ठीक है, लेकिन एक विशाल स्लॉथ या आर्मडिलो को 2000 फुट लंबी भूमिगत मांद की क्या जरूरत होगी? बहुत अच्छा सवाल है, और सच तो यह है कि वैज्ञानिक पूरी तरह से निश्चित नहीं है। शिकारियों से बचने के लिए इतनी बड़ी सुरंगें खोदना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, खासकर जब सुरंगें इतनी बड़ी हों कि एक कृपाण दांतेदार बाघ भी रेंग कर अंदर जा सके। तो जब तक उन्होंने प्रागैतिहासिक सुरक्षा प्रणालियां नहीं लगाईं, इस सिद्धांत में छेद हैं। हाँ, मजाक ही सही। सबसे अच्छा अनुमान शायद जलवायु पर है। उस समय सब कुछ सूखा और ठंडा था, और विशालकाय स्लॉथ की कुछ प्रजातियां उस समय अपना सबसे अच्छा जीवन जी रही थीं, जब पृथ्वी ठंड और गर्मी के बीच संक्रमण कर रही थी। उनके बड़े शरीर आमतौर पर इन जानवरों को तापमान में बदलाव से बचाते थे, लेकिन भारी उतार चढ़ाव के कारण शायद वे जीवित रहने के लिए छिप जाते थे। इसके अलावा आधुनिक स्लॉथ की तरह विशालकाय स्लॉथ को भी अपने शरीर का तापमान बनाए रखने में मुश्किल होती होगी, और कुछ समय के लिए भूमिगत रहना अपने बच्चों की सुरक्षा और कुछ ऊर्जा बचाने का एक शानदार तरीका है। आखिरकार आप जितने बड़े होते हैं, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सुरंगों में बारी बारी से रहने वाले लोग रहे होंगे। एक स्लॉथ अंदर आता है, थोड़ा खोदता है, कुछ खरोंच के निशान छोड़ता है और बाहर निकल जाता है, और कुछ समय बाद एक और स्लॉथ वहां आकर अपनी सजावट का स्पर्श जोड़ता है। प्राचीन विशाल जीवों का एक छात्रावास। सारे सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि ये प्रागैतिहासिक निजी संपत्ति से ज्यादा टाइम शेयर की स्थिति थी। आखिरकार ये जीव बिल्कुल भी मिलनसार नहीं थे। ज्यादातर स्लॉथ और आर्मडिलो आमतौर पर एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, सिर्फ मां और बच्चे के साथ। हाँ, डैड स्लॉथ सिर्फ अच्छे समय के लिए ही आसपास रहते हैं, लेकिन आपने शायद यहाँ एक छोटी सी बात पर गौर किया होगा। ये अब मौजूद नहीं है। ये 11,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे, ठीक उसी समय जब पृथ्वी पर इंसानों का बोलबाला शुरू हुआ था, जब एक और हिमयुग खत्म हो रहा था। दरअसल 2 पाउंड से ज्यादा वजन वाले 80% स्तनधारी तब गायब हो गए थे। पहला दोषी जाहिर है वही संदिग्ध है, इंसान। लगभग 10,000 साल पहले भाले की नोक जैसे विशिष्ट औजारों का इस्तेमाल करने वाले कुशल शिकारियों की एक लहर पूरे उत्तरी अमेरिका में फैल गई। जब बड़े वनस्पति भक्षी जीव लुप्त होने लगे, तो बड़े मांसाहारी जीव भी लुप्त होने लगे। उनके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, और केवल अत्यधिक शिकार ही नुकसान का कारण नहीं था। प्रारंभिक मनुष्यों ने भी पारिस्थितिक तंत्र को इस तरह से नुकसान पहुंचाया होगा, जिससे बड़ी प्रजातियों का जीवित रहना मुश्किल हो गया होगा। लेकिन रुकिए, एक और संदिग्ध कारक है, जलवायु परिवर्तन। लगभग उसी समय पृथ्वी की जलवायु में
एक बड़ा बदलाव आया। जलवायु अत्यधिक ठंडी से थोड़ी ठंडी हो रही थी। जानकारी के लिए, पृथ्वी का तापमान लगभग 46 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जिससे मौसम बदल रहे थे और पौधे नष्ट हो रहे थे। और अगर पौधे अब मौजूद नहीं हैं, तो उन्हें खाने वाले बड़े जानवर जैसे हमारे मित्र विशालकाय स्लॉथ कम पोषण प्राप्त कर रहे हैं, जिससे वे और भी अधिक असुरक्षित हो रहे हैं। अब कई वैज्ञानिक मानते हैं कि मानवीय प्रभाव और जलवायु परिवर्तन दोनों ने ही भूमिका निभाई है, बस क्षेत्र के आधार पर अलग अलग तरीकों से। कुछ जगहों पर मनुष्यों ने संतुलन बिगाड़ा होगा, अन्य जगहों पर प्रकृति ने ही ये काम किया होगा। बहरहाल, ये एक आदर्श तूफान था जिसने विशालकाय जीवों के युग का अंत कर दिया। पता चला कि विशाल होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। विशालकाय जानवर ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं और धीरे धीरे प्रजनन करते हैं, जिससे आपदा आने पर वे आसानी से बच निकलते हैं। इसके अलावा इन जीवों को फिर से उभरने में भी काफी समय लगता है। उदाहरण के लिए, डायनासोर के लुप्त होने के बाद नए विशाल स्तनधारियों को उभरने में 1.5 करोड़ साल लग गए। आखिरी बड़ा विलुप्तीकरण लगभग 12,000 साल पहले हुआ था, यानी नए विशाल जानवरों के विकसित होने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। आज के सबसे बड़े जमीनी जानवर जैसे हाथी, गैंडे और बाइसन नए नहीं हैं। वे वास्तव में उस प्राचीन अराजकता के कठिन उत्तरजीवी हैं, और कम से कम हम अब भी ब्लू व्हेल के साथ रहते हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा स्तनपायी है। लेकिन कुछ प्रागैतिहासिक जानवर इतने विशालकाय क्यों हो गए? खैर, विलुप्त होने की तमाम घटनाओं के बावजूद बड़े होने के कुछ फायदे हैं। ये आपको शिकारियों से सुरक्षित रखता है और भोजन की लड़ाई जीतने में मदद करता है। अगर वनस्पति भक्षी जीव बड़े हुए, तो शिकारियों को भी उनके बराबर रहने के लिए अपना आकार बढ़ाना पड़ा, और पर्यावरण इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए, ठंडे खून वाले जानवर गर्म जगहों पर ठंडे रहने के लिए बड़े हो सकते हैं, और गर्म खून वाले विशालकाय जानवर ठंडी जगहों पर गर्म रहने के लिए पनपते हैं। एक जीवाश्म विज्ञानी ने तो यहां तक सुझाव दिया कि कुछ डायनासोर के आकार के शाकाहारियों को अपने समय के कठोर काष्ठीय पौधों को पचाने के लिए इतने बड़े पेट की जरूरत होती थी, मानो उनके शरीर के अंदर सलाद बाढ़ हो। ऑक्सीजन की भी एक समस्या है। उस समय पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन कहीं ज्यादा थी। ये एक बड़ी बात है, खासकर कीड़ों जैसे कम कुशल श्वसन तंत्र वाले जीवों के लिए। ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब था कि उनके शरीर ज्यादा विकास और ज्यादा गतिविधियों को संभाल सकते थे, मानो प्रकृति का टर्बो मोड हो। हमें हड्डियों की भी बात करनी होगी, खासकर हल्की हड्डियों की। कई विशाल डायनासोर के कंकालों में आधुनिक पक्षियों की तरह हवा की थैलियां बनी होती थीं। इससे उनकी हड्डियां मजबूत होती थीं, लेकिन बहुत ज्यादा भारी नहीं, यानी वे अपने वजन के नीचे दबे बिना बहुत लंबी या लंबी हो सकती थीं। ये हवा की थैलियां शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करती थीं, जो तब बहुत जरूरी होता है जब आप मांसपेशियों का चलता फिरता तंदूर हों। दूसरी तरफ, आधुनिक स्तनधारी गुरुत्वाकर्षण और जीव विज्ञान द्वारा सीमित होते हैं। बड़े शरीरों को काम करते रहने के लिए मजबूत दिल, फेफड़े और रक्तचाप की जरूरत होती है, और जमीन ज्यादा सहारा नहीं देती। यह भी बताता है कि व्हेल डायनासोर से भी बड़ी क्यों थीं। समुद्र एक प्राकृतिक सहारा देने वाली प्रणाली की तरह काम करता है, जिसका मतलब है कि उछाल उस सारे भार को थामे रखने में मदद करता है। इसलिए ब्लू व्हेल बिना पैनकेक बने 3,30,000 पाउंड का वजन उठा सकती हैं। जमीन पर इतना बड़ा आकार स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा होगा। तो प्राचीन दैत्य सिर्फ प्रकृति के अजूबे नहीं थे, वे हवा, भोजन, भौतिकी और पर्यावरण के सही मिश्रण का नतीजा थे, जो बिल्कुल सही तरीके से एक साथ काम कर रहे थे। विलुप्ति की ये पूरी घटना निश्चित रूप से उन विशालकाय स्लॉथ के लिए एक झटका है, जो प्रकृति के विशाल इंजीनियरों की तरह काम करते थे। लेकिन इसने हमें कौवे के आकार के कीड़ों जैसे कुछ प्रकार के ग्रिफिन मक्खियों या लगभग 6 फीट लंबे मिलीपेड के साथ ग्रह साझा करने से जरूर रोका। वाह! अब अगर आप मुझे माफ करेंगे तो मैं आधुनिक स्लॉथ की सराहना करूंगा। धीमे, छोटे और शुक्र है कि भूदृश्य को बदलने में असमर्थ और मुझे कीड़ों से संबंधित घबराहट के दौरे नहीं देते। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।